हेलो स्टूडेंट्स, रिटेल मैनेजमेंट के अंदर हमें नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना है, 6th चैप्टर, जिसका नाम है सिक्योरिटी इश्यूज इन रिटेलिंग। देखिए क्या है, सबसे पहली बात ही यहाँ पर इंट्रोडक्शन के अंदर लिखता है कि एवरीथिंग कम्स विद अ प्राइस। यानी कि जो हम अभी तक रिटेल के बारे में पढ़ते आए हैं कि इस तरीके से बिज़नेस सेटअप कर सकते हैं, इस तरीके से कमा सकते हैं, और हमें ये भी पता है कि बिज़नेस का मोटिव ही कमाना होता है। तो यहाँ पर ये कहता है कि कमाई तो होती है, यहाँ पर प्रॉफिट तो गेन करता है रिटेलर, लेकिन क्या है कि उसमें उसके सामने जब बिज़नेस कर रहा है, रिटेलिंग कर रहा है, तो समस्याएं भी आती हैं, प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जो कि उसके बिज़नेस को प्रॉफिट को कम करती है, और एक माइंड के ऊपर प्रेशर बना रहता है जिन समस्याओं की वजह से। जो ये प्रॉब्लम्स हैं, जो ये डिफ़िकल्टीज़ हैं, ये कॉमन है, सभी रिटेलर्स के सामने आती हैं। तो ये है सिक्योरिटी इश्यूज़। सिक्योरिटी इश्यूज़ क्या हो सकते हैं? जैसे कि चोरी हो जाना माल का, या क्रेडिट सेल्स ज़्यादा हो जाना, एम्प्लॉयज़ छोड़कर चले जाते हैं, और जो है पार्किंग स्पेस प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर जो रिटेलर के सामने आती हैं। जो मेन समस्याएं, देखिए वैसे तो छोटी बड़ी करके बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जो मेन समस्याएं हैं हम उनके बारे में, उन इश्यूज़ के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो आती है रिटेलर के सामने, सबसे पहला जो सिक्योरिटी इशू आता है वो है शॉप लिफ्टिंग। शॉप लिफ्टिंग क्या होता है? बहुत ही एक कॉमन प्रॉब्लम है जो सभी रिटेलर लगभग जो है फेस करते हैं। ये होता क्या है कि कस्टमर जो है वो उसके सामान को रिटेल स्टोर में से चोरी कर लेता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं शॉप लिफ्टिंग। ये ज़्यादातर जो है शॉप लिफ्टिंग होती है कि छोटी आइटम्स की, फूड आइटम्स की, जैसे वहाँ बैठे बैठे खा लिया कुछ, ठीक है, रिटेलर को पता नहीं लगा, या फिर जो है वो करते हुए कोई छोटी मोटी चीज़ अपनी पॉकेट में डाल ली, ठीक है। तो यहाँ पर ये है, तो ये इस तरीके से, या फिर कई बार कस्टमर क्या करता है कि जो महंगी आइटम है उस पे से टैग उतार के, और जो जो सस्ती आइटम है उस पर लगा देता है, और सस्ती वाला महंगी पे लगा देता है, और फिर वो महंगी वाली को डाल लेता है अपने जो है ट्रॉली के अंदर। तो ये इस तरीके की चीज़ें करके कस्टमर जो है वो शॉप लिफ्टिंग करता है, ठीक है। तो ये है। इसके अलावा यहाँ पर कहता है ये उन चीज़ों की सबसे ज़्यादा होती है जो कि देखने में छोटी होती हैं लेकिन जिनकी वैल्यू हाई होती है, ठीक है, उन चीज़ों की होती है। इसके अलावा जैसे सिगरेट पैकेट्स हैं, ब्लेड्स, रेजर्स, स्मॉल आइटम्स जो हैं, ज्वेलरी शॉप पर छोटी भी कोई ज्वेलरी होगी उसकी भी देखो आप कितनी वैल्यू होती है। इस तरीके की आइटम्स में ये ज़्यादा होती है शॉप लिफ्टिंग। इसको 5 फिंगर डिस्काउंट भी हम बोलते हैं। ये कॉमन प्रैक्टिस है स्पेशली क्लोथिंग स्टोर्स जो होते हैं। बहुत सारी वीडियोस भी पीछे मैंने कुछ वीडियोस फेसबुक वगैरह पर देखी थी कि क्या करते हैं कि पाँच छः जन एकदम से रिटेल स्टोर के अंदर घुस जाते हैं, ये दिखा दो वो दिखा दो, जो रिटेलर है उसको बिजी कर लेते हैं, और कहीं कहीं से आइटम्स उठा के और अपने बैग्स वगैरह या कहीं पर भी यूँ डाल लेते हैं। कस्टमर इस तरीके से चोरी करते हैं, तो इसको शॉप लिफ्टिंग बोला जाता है। तो ये है तो छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन रिटेलर के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस ये बन जाता है, ठीक है। तो ये है सॉरी। इसके अलावा यहाँ पर क्या बताता है कि कुछ चीज़ें जो अवॉइड नहीं की जानी चाहिए, या फिर शॉप लिफ्टिंग को अवॉइड किया जा सकता है अगर हम ये करें तो क्या चीज़ें हैं वो, क्या करनी चाहिए मतलब रिटेलर को। सबसे पहले तो यहाँ पर बताता है कि जो हाई वैल्यू आइटम्स हैं, चाहे छोटी हो वो, उसको सेफ कस्टडी के अंदर रखे, सेल्समैन की कस्टडी में रखे, या फिर ऐसी जगह पर रखे जहाँ पर सेल्स पर्सन की नज़र रहे, ठीक है। इसके अलावा कैमरास यूज़ करें, मिरर्स जो है वो लगे हों, ताकि कस्टमर को ये डर हो कि भाई कहीं से भी आप जो है दिख सकते हो चोरी करते हुए, ये है। इसके अलावा डिस्प्ले वार्निंग्स लगी हों जो स्टोर है उसके अंदर, कि अगर किसी ने शॉप लिफ्टिंग करी तो उसके साथ क्या होगा, ताकि उसको पढ़ के डर ही जाए, कोई ना करे इस तरीके की चीज़ें। इसके अलावा
कस्टमर को जो है शॉपिंग बैग्स के साथ अंदर नहीं आने देना चाहिए। वो शॉपिंग बैग जो है वो बाहर ही रखें गार्ड की कस्टडी में और तब अंदर आएँ, ये करना है। इसके अलावा प्रॉपर डिस्प्ले अरेंजमेंट होनी चाहिए। देखो जिस शॉप में डिस्प्ले ठीक से नहीं होता, उलट पुलट इधर उधर चीज़ें पड़ी होती हैं, तो चोरी करना बहुत आसान है, क्योंकि खुद को ही रिटेलर को नहीं पता होगा कि मैंने क्या कहाँ रखा है, ठीक है। और जहाँ पर वेल अरेंज्ड होगी शॉप, उसे सब कुछ पता होगा और साफ साफ दिखेगा। अगर कोई वहाँ से उठाएगा चीज़ों को, खालीपन एक महसूस होगा। लेकिन अगर वो वेल अरेंज्ड नहीं है तो ये दिक्कत आती है। तो ये है कि प्रॉपरली वो अरेंज होनी चाहिए। इसके अलावा स्टोर का डिज़ाइन करते हुए इस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए कि डिज़ाइन में ही जो है सिक्योरिटी फीचर डाल दो आप, कि इस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए स्टोर। जो सिक्योरिटी पर्सनल है उनके साथ मिलकर और डिसाइड करना चाहिए कि कैसे हम स्टोर को डिज़ाइन करें ताकि चोरी कम से कम हो, ठीक है। ये है। इसके अलावा यहाँ पर कहता है कि सिंगल एंट्रेंस होनी चाहिए स्टोर के अंदर आने की, ताकि मॉनिटर होते रहें कि कितने कस्टमर आए, कौन कौन आया, कौन कौन गया, वो मॉनिटर होता रहे, ठीक है। तो ये है। इसके बाद सेकंड जो टाइप आता है, प्रॉब्लम जो सामने आती है या सिक्योरिटी इशू है, वो है एम्प्लॉय थेफ्ट। देखो अब कस्टमर तो बाहर से आता है, लेकिन एम्प्लॉय होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही। बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसके एम्प्लॉयज़। लेकिन कई बारी क्या है कि ये एम्प्लॉयज़ ही चोरी कर लेते हैं या नुकसान करने की कोशिश ऑर्गेनाइजेशन को करते हैं। अब इनके लिए थोड़ा सा और आसान है कस्टमर के कंपैरिजन में, क्योंकि इनकी एक्सेस होती है बुक्स पर भी, गुड्स पर भी, कैश पर भी, ठीक है। तो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ जो है कई बारी चुराने की कोशिश करते हैं चीज़ों को, कैश को एम्बेल्स करने की कोशिश करते हैं ये, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कहता है कुछ फ्रॉड जो कर सकते हैं एम्प्लॉयज़, वो कौन से हैं। देखिए पहला है, एम्प्लॉयज़ जो है उनका कैश के ऊपर, इन्वेंट्री के ऊपर ज़्यादा उनकी बेटर एक्सेस होती है, तो उसको मिस अप्रोप्रिएट करने की कोशिश करते हैं। वो बुक्स में कुछ और दिखाते हैं, एक्चुअल में कुछ और होता है। ट्रांसफ़र्स दिखा दिया, रिफ़ंड दिखा दिया, बुक्स गिफ्ट्स दिखा दिए, इस तरीके से करके वो कमिट करते हैं फ्रॉड, ठीक है। दूसरा है रीफंड फ्रॉड। रीफंड फ्रॉड जो है वो क्या होता है, यहाँ पर कई बारी, सबसे ज़्यादा बारी जो है ये रीफंड फ्रॉड होता रहा है, इसलिए इसको अलग से यहाँ पर बता रहा है कि इसके अंदर हम कैसे करता है एम्प्लॉय फ्रॉड, कि जैसे कोई चीज़ जो है बेची है नहीं, लेकिन सेल दिखा दी, ठीक है, और जो है मिस अप्रोप्रिएट करके वो सेल दिखा दी, गलत कस्टमर का नाम वगैरह डाल के और इस तरीके से, और फिर दिखा दिया कि फिर दूसरी जगह पर ये रिफ़ंड दिखा दिया कि रिफ़ंड करना पड़ रहा है इसको, क्योंकि ये सेल जो है, ये सेल रिटर्न हो गई, ठीक है। तो वो सारा जो कैश है जो रिफ़ंड गया है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, वो अपनी पॉकेट में डाल लेता है, ठीक है। तो ये रीफंड फ्रॉड कई बारी करते हैं एम्प्लॉयज़। इसके बाद है डिस्काउंट फ्रॉड। डिस्काउंट फ्रॉड क्या होता है कि जब हम मान लो मैं किसी भी रिटेल स्टोर में काम कर रही हूँ और मैं ही अगर वहाँ से परचेज़ करती हूँ चीज़ों को, तो मुझे डिस्काउंट पर मिल जाते हैं। रिटेलर जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स दे देता है। तो अब यहाँ क्या है, मैं क्या करूँ कि मैं डिस्काउंट पर ले लूँ अपने रिटेल स्टोर से जहाँ मैं काम कर रही हूँ, और दूसरे कस्टमर्स को महंगे में मैं बेच दूँ अगर वो प्रोडक्ट, तो ये डिस्काउंट फ्रॉड होता है। ये भी बहुत बारी अपने फ्रेंड्स को, रिश्तेदारों को, जान पहचान वालों को जो है, जो रिटेलर बेच रहा है ना, उससे तो मैं कम में बेच रही हूँ, लेकिन मैंने जितने में ख़रीदा है उससे ज़्यादा मैं बेच रही हूँ। तो इस तरीके से करके उनको भी फ़ायदा हो जाता है, मेरे फ्रेंड्स, फैमिली को और मेरे जानने वालों को, और मुझे भी फ़ायदा हो जाता है। लेकिन नुकसान किसका है यहाँ पर, सिर्फ रिटेलर का है, ठीक है। तो ये है। इसके अलावा कुछ तरीके जिससे कि एम्प्लॉय थेफ्ट से प्रिवेंट किया जा सकता है रिटेलर को। क्या हैं वो तरीके? पहला है, जब रिक्रूटमेंट करें एम्प्लॉयज़ की तो उनके बैकग्राउंड को वेरीफाई करना चाहिए। दूसरा है, कुछ लिमिट्स लगाई जानी चाहिए कि कितने डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स आप अपने एम्प्लॉयज़ को दोगे। इसके अलावा यहाँ पर बताता है प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, कि क्लियरली डिफाइन होना चाहिए कि क्या किसकी ड्यूटी है और जो है कौन किस चीज़ के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। ये है। इसके अलावा
एम्प्लॉयज़ के ऊपर चेक रखना चाहिए, रेगुलर इंटरवल्स पर जो है वो बुक्स चेक करनी चाहिए कि कोई इरेगुलरिटी तो नहीं है। एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना चाहिए कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बिजनेस जो ये जहाँ पर भी वो काम कर रहे हैं कि वो रियलाइज़ करें अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को। हमें उन्हें ट्रेन करना चाहिए इस चीज़ के लिए, ठीक है। इसके अलावा रिफंड्स को ट्रैक करना चाहिए कि भाई मतलब अगर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो पता लग जाएगा ना कि भाई ये चीज़ तो इतने में बेची थी और अब आप रिफंड ज़्यादा कर रहे हो, तो वो आ जाएगा सामने फ्रॉड। इसलिए क्या है कि वो ट्रैक करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आता है कि जब रिफंड होता है तो यहाँ पर जो एम्प्लॉई है उसके साइन होने चाहिए और सीनियर एम्प्लॉई के भी साइन होने चाहिए, ताकि उसको बाद में अकाउंटेबल ठहराया जा सके। ये है। इसके अलावा अगर जो है कैश शॉर्टेज की बात करें, लॉन्गर पीरियड तक चल रहा है, तो यहाँ पर कह रहा है कि क्यों कैश शॉर्टेज हो रहा है, उसके रीजंस जानने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा ना करे रिटेलर कि जो चल रहा है मेरे तो सारे एम्प्लॉयज़ सही ही हैं। एक चेक ऑन रखने में तो कोई बुराई नहीं है, अगर सही है तो भी सामने वो सही ही आएंगे। तो इसलिए यहाँ पर ये बताता है कि ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। इसके बाद आता है थर्ड इशू क्या है, इन्वेंट्री श्रिंकेज। इन्वेंट्री श्रिंकेज क्या होता है कि स्टॉक जो इन्वेंट्री का हमारे पास है उसमें रिडक्शन होना। उसका रीज़न एम्प्लॉय थेफ्ट भी हो सकता है, शॉपलिफ्टिंग भी हो सकता है, वेंडर फ्रॉड कर ले ऐसा हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एरर भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर कहता है इन्वेंट्री श्रिंकेज जो है उसको हैंडल करना और उसको जो है पता लगाना एक मुश्किल काम है रिटेलर के लिए, लेकिन यहाँ पर उसको प्रॉपर केयर करनी चाहिए, ज़रूरत है उसे प्रॉपर केयर करने की। और यहाँ पर कहता है कि जैसे वो चेक करेगा रिकॉर्ड के साथ और फिजिकल जो है वेरिफिकेशन करेगा तो उसके सामने आ जाएगी, लेकिन अगर ये बाद में आई बहुत ज़्यादा तो फिर फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि किसी का पता नहीं लगेगा कि किस वजह से हुई है, किसने क्या किया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए रिटेलर को। क्या है वो, रेगुलर चेक करता रहे, कॉन्टिन्यूस स्टॉक को चेक करना चाहिए इसको। और इसके अलावा यहाँ पर कहता है कि एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना चाहिए, जो हमने अभी पीछे पढ़ा था कि वैल्यूज़ डेवलप करनी चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर। और इसके अलावा कि किसको कितना डिस्काउंट मिलेगा, ये जो है एक लिमिट में होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर बताता है कि अगर कोई बहुत बड़ा रिफ़ंड हो रहा है तो उसके बारे में ये कहता है कि उसको एक चेक ऑन ज़रूर रखना चाहिए उसके ऊपर। और इन्वेंट्री श्रिंकेज जो है वो किस रीज़न से हुआ है, उसको रीज़न्स पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए, कैमरास और मिरर्स लगाकर जो है रोकने की कोशिश करनी चाहिए शॉपलिफ्टिंग को। इसके अलावा जब एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करते हैं तो उसका बैकग्राउंड ज़रूर चेक करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये काम जो है ना इन्वेंट्री को श्रिंकेज करने का काम ये भी ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ ही करते हैं, ठीक है। ये इसके अलावा नेक्स्ट सिक्योरिटी इशू आता है कैश श्रिंकेज। कैश श्रिंकेज जो है डिक्रीज़ हो जाता है जब आपका कैश बैलेंस, उसको कैश श्रिंकेज बोलते हैं। तो एम्बेल्समेंट हो जाती है यहाँ पर कैश की। जो लोग कैश को की एक्सेस जो इजीली कर सकते हैं वही ये काम करते हैं, चाहे वो कैशियर हो, अकाउंटेंट हो, ज़्यादातर यही लोग जो है वो करते हैं ये काम। अब रिटेलर को ज़रूरत है कि अपने एम्प्लॉयज़ पर वो एक विजिलेंट आई रखे, अकाउंट्स को जो है चेक करता रहे, ताकि कैश श्रिंकेज को रोका जा सके। और कैश बैलेंसेस जो है उसको खुद चेक कर लेने चाहिए पीरियोडिक इंटरवल में, और जो है अच्छे से चेकिंग करके पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इशू स्वीट हार्टनिंग। स्वीट हार्टनिंग क्या होता है कि नई टाइप का फ्रॉड सामने आने लगा है जो कुछ टाइम से पॉपुलर हो गया है, ठीक है। इसमें ये क्या होता है कि कुछ सेल्स पर्सन जो है वो पुराने और लॉयल कस्टमर्स के साथ मिलकर फ्रॉड करते हैं। तो वहाँ वो मिलकर क्या करते हैं, शॉपलिफ्टिंग कर देते हैं, ठीक है। और जो है अगर यहाँ पर सेल्स पर्सन जो है वो ऑनेस्ट होगा, वो लॉयल होगा अगर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो कस्टमर शॉपलिफ्टिंग नहीं कर पाएगा। लेकिन ये ही साथ में मिल जाते हैं दोनों। तो यहाँ पर जो इसका नाम स्वीट हार्टनिंग क्यों है कि वो जो पुराने कस्टमर हैं उनके साथ जब वो कंटिन्यू परचेज कर रहे होते हैं एक ही स्टोर से, तो आपस में उनकी एक रिलेशनशिप बन जाती है लॉन्ग टर्म में, और वो जो है
उन्हीं को बोला है कि ये वे फिर जो सेल्स पर्सन है उसके स्वीट आर्ट कस्टमर हो जाते हैं। तो स्वीट आर्ट कस्टमर कोई पुराना लॉयल कस्टमर हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि अब जो है इस सेल्स पर्सन के साथ बिल्कुल घुल मिल गया है। कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि उनको चीज़ें दे दी जाती हैं और उनके लिए कोई प्राइस उन पर चार्ज नहीं किया जाता, या फिर उनको किसी भी तरीके से एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल में समझा रहा है कि मान लो कि मिस्टर एक्स है, वो वाई का फ्रेंड है। वाई एक डिपार्टमेंटल स्टोर में कैशियर का काम कर रहा है। एक्स ने उस डिपार्टमेंटल स्टोर में जाकर 7 आइटम खरीदी। उसमें से जब वो गया बिल बनवाने के लिए कैशियर के पास, जो कि एक्स है उसका फ्रेंड है, तो उसने क्या किया कि 4 आइटम का तो बिल बनवा लिया, 3 आइटम का बिल जो है दोनों ने मिलकर गड़बड़ कर दी और नहीं बनाया। और वो उसने बिल तो देखो बनवाया है 4 आइटम का, बाहर लेकर गया है स्टोर से 7 आइटम, तो 3 तो उसको फ्री में मिल गए। तो ये स्वीट हार्टनिंग होती है, ठीक है। ये है। इसके अलावा और कई स्वीट हार्टनिंग के यहाँ पर फॉर्म्स हो सकते हैं, जैसे प्राइस टैग्स चेंज कर देना गुड्स के, कॉम्प्लीमेंट्री फूड आइटम्स, ड्रिंक्स प्रोवाइड कर देना उनको। जैसे अपना कोई घर का आया है, या फिर जो है मतलब कोई फ्रेंड आया है तो उसको ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस देना और उसको खिलाना पिलाना सब स्टोर के पैसों से। इनकरेक्ट अमाउंट चार्ज करना, और किसी आइटम को चार्ज करना ही ना, बाद में कहना कि मैं भूल गया है, कुछ इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें जो है स्वीट हार्टनिंग के ही एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पर कहता है कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो रही है ये चीज़ आजकल, और ये काफ़ी जो है अननोटिस्ड रहती है, पता नहीं लगता इस तरह का। और ज़्यादातर ये उन चीज़ों पर किया जाता है जिन पर बार कोड नहीं होता। अब बार कोड नहीं हो, अगर होता तो क्या होगा कि वो मतलब उसको जैसे ही स्कैन करेगा तो वो आइटम की सारी डिटेल आ जाती है। तो जिन पर ये चीज़ें नहीं होती हैं बार कोड वगैरह, वहाँ पर ये जो है इस तरह का फ्रॉड किया जाता है और बाद में वो पकड़ा भी नहीं जाता फिर, ठीक है। ये है। इसके अलावा स्वीट हार्टनिंग को कैसे आप अवॉइड कर सकते हो। कॉन्टिन्यूसली अपने एम्प्लॉयज़ को एजुकेट करो स्वीट हार्टनिंग के बारे में कि आपने ये नहीं करना है। दूसरा जो है हर एक एम्प्लॉय को थेफ्ट पॉलिसी के बारे में पता होनी चाहिए, और उनको ये पता होना चाहिए कि अगर आप इस तरीके से करते हैं कुछ तो उसकी कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ताकि डर में वो ना करें। इसके अलावा उनको ऑर्गेनाइजेशन के कितने बड़े बड़े नुकसान हो सकते हैं इन चीज़ों के, उनको ये भी पता होना चाहिए, और ये पता हो कि ये क्राइम है, ठीक है। इसके अलावा सीसीटीवी सर्विलेंस आप कर सकते हो एंट्री एग्जिट पर, कैश काउंटर्स पर, चेकआउट्स पर। इसके अलावा प्रॉपर इन्वेंट्री रिकॉर्ड रखना, चेक करते रहना फिजिकल इन्वेंट्री को रेगुलर बेसिस पर, और सिक्योरिटी ऑफिसर पोजीशन करना एग्जिट पॉइंट पर, ताकि वो चेक कर ले और बिल के साथ आइटम्स को टैली कर ले। अब देखो अगर ये XY वाला केस है, अगर इसमें कोई वहाँ पर बाहर सिक्योरिटी ऑफिसर हो और वो चेक कर ले कि भाई बिल में तो 7 आइटम है और आप बिल में तो 4 आइटम है और आप 7 आइटम लेके जा रहे हो, तो पता लग जाएगा ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, किस तरीके से हम इसको रोकने की कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद आता है वार्डरोबिंग। वार्डरोबिंग क्या है, एक काइंड ऑफ रिटेल फ्रॉड है जो कि आजकल हो रहा है। और यहाँ पर क्या है कि क्या करते हैं इसके अंदर लोग कि कोई आइटम खरीदते हैं, उसे यूज़ करते हैं और फिर रिटर्न का जो टाइम पीरियड होता है उसी में उसको रिटर्न कर देते हैं, यूज़ करके रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। तो ये वार्डरोबिंग है। ज़्यादातर ये क्लोथिंग आइटम्स में होता है, जैसे कि कोई किसी रिटेल स्टोर से, किसी ब्रांडेड रिटेल स्टोर से हमने कोई किसी स्पेशल ब्रांड के कपड़े खरीद लिए, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसकी रिटर्न पॉलिसी है कि 15 दिन तक आप रिटर्न कर सकते हो। आपने कोई शादी वादी अटेंड करी वो कपड़े पहन के, और फिर जाकर क्या कर दिया, उसको रिटर्न कर दिया। तो इस तरीके से किया जाता है ये, तो इसको वार्डरोबिंग बोलते हैं। और बाद में जब रिटेलर देखता है तो उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट या कुछ पहने हुए का पता जो है वो लग रहा है, और बाद में वो आइटम फिर उसकी बिकने में मुश्किल होती है। तो ये समस्या है।
इसके अलावा यहाँ पर क्या कहता है कि अब फुल टैग्स के साथ, लेबल्स के साथ उसको रिटर्न करेगा और रिफ़ंड मांगने लग जाता है फिर रिटेलर से कस्टमर, ठीक है। यहाँ पर ये सिर्फ, लेकिन अब की बात करें अगर हम नावा डेज़ की अगर बात करें तो वार्डरोबिंग जो है सिर्फ क्लोथिंग आइटम्स तक ही नहीं सीमित रही, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में, टूल्स में और लैपटॉप्स वगैरह में भी जो है करने लगे हैं लोग, ठीक है। ये है। इसके अलावा यहाँ पर कैसे रोका जा सकता है, कैसे रिटेलर रोक सकता है। सबसे पहले तो विजिबल टैग लगाने चाहिए क्लोथिंग आइटम्स पर स्पेशली, ताकि जो है उसको वापस ना लगाया जा सके। इस तरह के टैग्स होने चाहिए कि एक बार उतार दिया ना तो उसको वापस नहीं लगाया जा सकेगा। तो विजिबल होगा अगर, तो वो दिखते हुए तो कोई पहनेगा नहीं ऑब्वियसली, और अगर वो उतार दिया तो वापस लगा नहीं पाएगा, तो पता लग जाएगा रिटेलर को। इसके अलावा एक रिटर्न पॉलिसी होनी चाहिए प्रॉपर कि आप इतने दिन में ही रिटर्न कर सकते हो, और राइटिंग में ये रिटेलर को जो है वो डिस्प्ले करनी चाहिए। और जो रिफ़ंड का टाइम है वो बहुत ज़्यादा नहीं देना चाहिए, बहुत कम भी नहीं देना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अपने एम्प्लॉयज़ को रिटर्न पॉलिसी के बारे में बताएं ताकि वो उसी तरीके से कस्टमर्स के साथ डील कर सकें, ठीक है। ये है जो क्लोथ्स हैं जो रिटर्न किए जा रहे हैं वो प्रॉपरली चेक करने चाहिए, ताकि उस पर कोई मिट्टी वगैरह लगी है या कोई स्टेन कोई भी लगा है अगर, तो वो नोटिस हो जाए और उसका पता लग जाए। तो ये थे आपके सिक्योरिटी इश्यूज़। इसके बाद मिनिमाइजिंग द रिटेल थ्रेट्स बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हम इन जो ये सारे हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी थ्रेट हैं एक रिटेलर के लिए, क्योंकि इससे ये लग तो छोटी छोटी सी रही हैं और कहते हैं कि हम पकड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर ये हो रही है ना किसी रिटेल स्टोर में तो बहुत बड़ा बड़ा नुकसान करती हैं ये। इसलिए बहुत ज़रूरी है इनको ठीक करना या इनके ऊपर चेक ऑन करना, और उसके लिए हम आईटी का इस्तेमाल करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। क्या क्या कर सकते हैं हम? पहला है बायोमेट्रिक सिस्टम। हम बायोमेट्रिक सिस्टम एक सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है जो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई कर देती है, ठीक है। तो जैसे हम जब मतलब एंट्री कर रहे हैं, जो भी इम्प्लॉयज़ है, मान लो बायोमेट्रिक सिस्टम लगा दो अटेंडेंस का, जो भी इम्प्लॉयज़ आ रहे हैं तो वो वहाँ पर फिंगरप्रिंट से करके, या फिर आँख का जो रेटिना होता है उसके ज़रिए, या फिर फेस रिकग्निशन, वॉइस रिकग्निशन, ये सब की अलग अलग होती हैं ये सारी चीज़ें। तो बायोमेट्रिक सिस्टम इनके लिए कर सकते हैं, इनमें से किसी भी चीज़ के लिए वो कर दो, आप बायोमेट्रिक सिस्टम इंस्टॉल कर दो। तो जब जो एम्प्लॉयज़ है वो आ रहा है उसकी अटेंडेंस, और जाते हुए उसकी एग्ज़िट जो है वो इसी सिस्टम से होगी, ठीक है। तो अब जो कई तरह के ऑथेंटिसिटी होने की वजह से कई तरह के लॉसेस से यहाँ पर बच जाएंगे, और जो है काफ़ी ज़्यादा ये जो बायोमेट्रिक सिस्टम है एक अच्छी टेक्नोलॉजी प्रूव हुई है रिटेलर के लिए, ठीक है। ये है। दूसरा है वायरलेस टेक्नोलॉजी। वायरलेस टेक्नोलॉजी क्या है कि जैसे स्टोर के अंदर इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए और पूरे स्टोर की नॉलेज रखने के लिए रिटेलर वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव मीडियम है ये कम्युनिकेट करने का। पूरे स्टोर के अंदर वॉकी टॉकी दे देता है ये अपने सभी एम्प्लॉयज़ को, और जहाँ पे भी इसको कुछ लगता है और बार बार ना भी लगे तो भी सबको जैसे थोड़ी थोड़ी देर में पूछते रहना कि क्या चल रहा है, कहाँ हो तुम, ये वो, ताकि अलर्ट रहें वो, ठीक है। तो इसलिए वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी मैनेजमेंट सॉल्यूशन, या फिर इसको आप बोल सकते हो क्लोज सर्किट टेलीविज़न कैमरा, यानी कि सीसीटीवी कैमराज। अब इनका यूज़ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। रिटेलर्स, सभी रिटेलर्स सीसीटीवी कैमराज जो है रिटेल स्टोर के अंदर लगा रखे हैं सबने। वहाँ पर जो है क्या होता है कि कैमरा की नज़र में पूरा रिटेल स्टोर रहता है, और एक जगह पर रिटेलर बैठकर वहाँ से पूरे स्टोर को देख सकता है कैमरा से, ठीक है। एक ये बात, दो तीन चीज़ें हैं यहाँ पर। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात क्या है कि वो सिर्फ ऐसा नहीं कि वो सिर्फ देख रहा है, वहाँ पर रिकॉर्डिंग भी होती है, वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है। अब क्या है कि अगर उसे रिपीट देखना है, या फिर उसे किसी को वो कह रहा है कि आपने चोरी की है और वो केस वगैरह चल रहा है, तो वहाँ एविडेंस के रूप में वो दिखा सकता है उसको। और चाहे वो स्टोर में ना भी हो, अगर वो कहीं और वर्ल्ड में, वो चाहे कहीं पर भी बैठा हो, इंटरनेट को यूज़ करके और वो लाइव जो है अपनी शॉप को देख सकता है।
इसके अलावा अलार्म्स का सिस्टम यहाँ पर रख सकते हैं कि प्री डिफाइंड इवेंट एक डाल देंगे उसके अंदर, जो भी आप चीज़ करना चाह रहे हो वो प्री डिफाइंड डाल दो, और जैसे ही वो इवेंट होगा जो आपने डाला है वहाँ पर, वो होते ही अलार्म बजने लग जाएंगे। तो इस तरीके से सीसीटीवी हेल्प करता है आपकी पकड़ने में चोरी को। ठीक है, इसके बाद है बार कोड टेक्नोलॉजी। बार कोड टेक्नोलॉजी काफ़ी कॉमन टेक्नोलॉजी है, बहुत पुरानी है, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं। टिपिकल बार कोड जो है सभी चीज़ों पर एक होता है। जो बार कोड है वो पैरेलल लाइंस होती हैं और वो दिखाती हैं कोड को, वो एक कोड को दर्शाती हैं। वो कोड जो है वो कंट्री कोड, कंपनी कोड, प्रोडक्ट कोड, चेक डिजिट होती हैं ये। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि हर एक आइटम का बार कोड अलग होता है। सीरीज़ एक होती है लेकिन बार कोड हर एक का अलग होता है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे ही बिलिंग के टाइम पर वो स्कैन किया जाता है बार कोड को, तो उस आइटम की डिटेल वहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पर कोई मिसिंग आइटम, अगर बार कोड सीरीज़ में से कोई आइटम नहीं मिल रही होगी या मिसिंग होगी, तो वो वहाँ पर आपको पता लग जाएगा, उसको कंप्यूटर में से ही पता लग जाता है। ठीक है, तो ये एक जो है इन्वेंट्री श्रिंकेज को रोका जा सकता है अगर हम ध्यान रखें थोड़ा। ठीक है, इसके बाद आता है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, RFID। ये जो टेक्नोलॉजी है इसका यूज़ जो है रिटेलर आजकल काफ़ी ज़्यादा करने लगा है। बार कोड को एक तरीके से इसने रिप्लेस कर दिया है। यहाँ पर जो ये रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है, इसके अंदर रिट्रीव और स्टोर हो जाती है इंफॉर्मेशन टैग से। ठीक है, टैग के ज़रिए आप रिट्रीव कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को और स्टोर कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन रेडियो वेव ट्रांसमिशन यूज़ किया जाता है इसमें, ये एक टेक्नोलॉजी है जो यूज़ की जाती है। यहाँ पर फिर आप उससे क्या कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो अपने जो भी प्रोडक्ट है, जहाँ पर भी वो टैग लगा होगा, उसके ज़रिए आप यहाँ पर जो है उसको स्कैन करके और ट्रैक कर सकते हो। तो अगर चोरी किया हुआ प्रोडक्ट जब तक वो टैग नहीं उतर जाता, कहीं पर भी चला जाए, किसी भी रिमोट एरिया में चला जाए, वहाँ पर से ही उसको क्या कर लेते हैं, ट्रैक करके, और पता लग जाता है कि वो प्रोडक्ट कहाँ पर है। ठीक है, लेकिन कभी कभी इसको इसकी डिसएडवांटेज के रूप में भी देखा जाता है इस टेक्नोलॉजी का। इसका रीज़न ये है कि अब जब टैग लगा हुआ है, जब तक कस्टमर उस टैग को नहीं उतार देगा, तो कस्टमर की सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ जा रहा है, वो क्या कर रहा है, मतलब कहाँ कहाँ पर मूव किया उसने, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रैक की जा सकती है। तो इसलिए जो है ये थोड़ा सा प्राइवेसी की प्रॉब्लम जो है वो हो जाती है। तो ये है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल सर्विलेंस। इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल सर्विलेंस जो है ये एक अनदर फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी है जो रिटेलर आजकल यूज़ कर रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी में स्पेसिफिक टैग्स अटैच कर दिए जाते हैं प्रोडक्ट के साथ, और वो रिमूव करने का एक तरीका होता है जो सेल्स क्लर्क को ही पता होता है। ठीक है, तो अब अगर वो रिमूव किए बिना आइटम जो है स्टोर से मूव आउट हुई, तो अलार्म बजने लग जाएगा कि कोई आइटम है जो कि शॉपलिफ्ट की जा रही है। ठीक है, तो इसलिए जो है ट्रैकर की वजह से ये अलार्म जो है वो बजता है। तो यहाँ पर हम चोरी होने से बच सकते हैं। तो ये थे सिक्योरिटी इश्यूज़। बहुत बारी पेपर में आ जाता है इसका क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और हमने यहाँ पर ये ख़त्म कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है स्टोर डिज़ाइन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।